back to your science channel. So students, today we are going to start how do organism reproduce. It's NCERT in-text question. So question number 1 here is, what is the importance of DNA copying in reproduction? DNA copying की reproduction में क्या importance होती है? DNA copying means the DNA of the parent is transferred to their offspring at the time of reproductive process. जो पेरेंट्स का ही DNA होता है वो उनसे उनके offspring या next generation में उनके बच्चों में चला जाता है. That is DNA copying. It is important for reproduction. How? Additional copies of DNA are made during replication. Additional copies बनती हैं replication के टाइम पर DNA की, which is necessary for the new cells formed after cell division, जो कि ज़रूरी होता है cell division के बाद नए cells को बनने के लिए. Moreover, some minor alterations during DNA replications are possible for bringing variations in the long run. आपको मेनली इसको याद रखना है कि DNA copying जो होता है that is necessary for the variations. Variations के लिए DNA copying ज़रूरी है. हर इंडिविजुअल के पेरेंट्स आर डिफरेंट, सो उन दोनों ही पेरेंट्स का DNA उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जिस वजह से मोर वेरिएशंस जो होती हैं वो आ जाती हैं. वेरिएशंस की वजह से स्ट्रगल फॉर फूड स्पेस ये कम हो जाता है, जिस वजह से एलिमिनेशन बाय नेचर जो होती है वो DNA की वजह से, DNA में चेंजेस होने की वजह से ही एलिमिनेशन बाय नेचर रिड्यूस हो जाती है और सर्वाइवल में हेल्प मिलती है. सो इस तरीके से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में DNA कॉपिंग ज़रूरी है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ वेरिएशंस आएंगी तो नेचुरल सिलेक्शन से रिड्यूस होगा. नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर फूड इन स्पेस जो है वो डिक्रीज होगा, जिस वजह से सर्वाइवल में ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि DNA कॉपिंग क्यों रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो DNA कॉपिंग इज़ important for the process of reproduction for creating the variations. These variations will help to survive in the next generation. यही variations next generation में survival की help करती हैं. Now we have the second question here, and the question is, why is variation beneficial to the species but not necessary for individual? ये उसी वेरिएशन की बात हो रही है. आप देख रहे हो वेरिएशंस मतलब आप देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, हर एक के पेरेंट्स डिफ़र होने की वजह से उनके DNA सीक्वेंस डिफ़र होता है. जब वो नेक्स्ट जनरेशन में इवन अगर रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स भी हैं, 3-4 बहन भाई भी हैं, तब भी उनके जो सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कुछ ट्रेट्स जो हैं वो हिडन हो जाती हैं, कुछ ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं. सो दैट इज़ द वेरिएशन. सो वेरिएशन बेनिफिशियल क्यों है स्पीशीज़ के लिए बट इंडिविजुअल के लिए क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या बात आ गई कि ये जो वेरिएशंस क्रिएट हुई हैं DNA की वजह से, पेरेंट्स डिफ़र होने की वजह से, वो स्पीशीज़ के लिए तो बेनिफिशियल है बट इंडिविजुअल के अकेले के लिए ज़रूरी नहीं है. वाई? वेरिएशंस are beneficial to the species but not necessarily for the individual के लिए यही वेरिएशन ज़रूरी क्यों नहीं है, जबकि एक स्पीशीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उस स्पीशीज़ के सर्वाइवल में, उस स्पीशीज़ को नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यूएशन देने के लिए इन वेरिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है. दीज आर द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस होते हैं. सो variations are beneficial to the species than individual because sometimes for a species, कुछ टाइम के लिए स्पीशीज़ के लिए द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट. कभी कभी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस और ड्रास्टिक हो जाती हैं कि उनको सर्वाइव करना वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज सडनली, अगर अचानक से वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए, द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई. जो बैक्टीरिया वहाँ पे है वो सारे डाई हो जाएंगे बिकॉज they get died on increasing the temperature. So only few variations that are resistant to heat. कुछ variations या कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो resistant to heat हैं, वो heat में भी survive कर सकते हैं. तो ये उनकी एक वेरिएशन हो गई, एक अलग बात हो गई बाकी सारे बैक्टीरिया से.
So if these variants were not there, then the entire species would have been destroyed. अगर ऐसी स्पीशीज़ ना होती बैक्टीरिया की जो हीट में सर्वाइव कर सकती थी, तो पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है वो चली जाती, वो गायब हो जाती वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थे जो हीट में सर्वाइव कर सकते थे। इस वजह से बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में गई और वहाँ जा कर के नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यूएशन हुई और बैक्टीरिया जो हैं दीज आर स्टिल प्रेजेंट। सो दीज वेरिएंट्स हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। तो इन्हीं वेरिएंट्स ने जो अलग थे औरों से, और सब हीट के प्रेजेंस में डाई आउट हो रहे थे, और कुछ ही बैक्टीरिया वेरिएशंस कर रहे थे जिनके अंदर आपका जो है वैराइटीज़ जो थी डिफ़र कर रही थी, हीट में वो सर्वाइव कर रहे थे। तो उन्हीं की वजह से पूरी स्पीशीज़ बच गई बैक्टीरिया की मरने से। सो दैट इज़ नेसेसरी फॉर द स्पीशीज़। वो स्पीशीज़ के लिए तो बेनिफिशियल हो गया, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए वो हेल्पफुल हो भी सकता है, नहीं भी। जो इंडिविजुअल थे वो चाहे तो वहाँ सर्वाइव कर गए उन ड्रास्टिक कंडीशंस में, और आगे जाके उन्होंने अपनी रेजिस्टेंट टू हीट कैपेसिटी होने की वजह से सर्वाइवल उनका सर्वाइवल हुआ, तो उनको पूरी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करने में विद द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको हेल्प मिल गई। सो दीज वेरिएंट्स हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। इन वेरिएंट्स ने सर्वाइवल में हेल्प कर दी स्पीशीज़ के, बट ऑल द वेरिएंट्स आर नॉट नेसेसरली बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो स्पीशीज़ के लिए ये वेरिएशन ज़रूरी और बेनिफिशियल हो गई, जबकि जो इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए ये वेरिएशंस जो हैं वो इतना ज़रूरी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफर करता है? सो व्हाट इज बाइनरी फिजन? व्हेन अ सिंगल पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। जब एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। सो व्हेन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन क्या होता है? व्हेन मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट से बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म हो जाए वो मल्टीपल फिजन है। सो जहाँ पे एक पेरेंट से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन रही हैं, एक पेरेंट न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन रही है, वो बाइनरी फिजन है। और जहाँ पर एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स आर डेवलप्ड, तो दैट काइंड ऑफ फिजन और द ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज अ मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन आपको ये एक रूटीन प्रोसेस में आता है और आपको ये अमीबा में देखने को मिल जाएगा। दिस प्रेजेंट इन अमीबा, यूग्लिना, जितने भी आपके प्रोटोजोन्स होते हैं, दे ऑल आर मल्टीप्लाइंग विद द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। जबकि मल्टीपल फिजन जो होता है इट इज़ यूटिलाइज टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। ये एक रूटीन प्रोसेस है बाइनरी फिजन, जबकि मल्टीपल फिजन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशंस को यूटिलाइज करने के लिए ये यूटिलाइज होता है उन्हीं कंडीशन से रिमूव होने के कि वे इन कंडीशंस में सर्वाइवल मिल सके। द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन इज प्लाज्मोडियम। जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो हमारे आरबीसी में एंटर करता है, बिकॉज आरबीसी इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट वो एंटर करता है, डिवाइड करता है, एंड इट फॉर्म्स मेनी ऑफ द सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स बना लेता है, और वो सारे सेल्स जब आरबीसी की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है तो वो बस्ट कर जाता है आरबीसी, और बस्ट करने के बाद वो सारे के सारे आरबीसीज में आपके उस अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने की वजह से इतने सारे सेल्स बन जाते हैं, और वो हमारे डिफरेंट आरबीसी में चले जाते हैं, और इस तरीके से वी सफ़र फ्रॉम मलेरिया, और हमें मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये सेल मल्टीप्लाई कर जाते हैं। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर्स से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट होता है? सो दिस ऑल्सो गुड क्वेश्चन। सो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स गिव्स सेवरल एडवांटेजेस टू ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। देखिए स्पोर्स आप कहाँ देखने को मिलता है? आपको इन राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? आपका एक स्पोरेंजियम, एक हार्ड केस डेवलप हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स जिसे हम स्पोर्स कहते हैं वो डेवलप होते हैं। सो सबसे पहली बात, स्पोर्स कैन रिमेन डॉर्मेंट टिल फेवरेबल कंडीशंस बिकम अवेलेबल। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती ये स्पोर्स इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर सर्वाइव करते हैं। दे गेट फूड एंड शेल्टर ओवर देयर।
स्पोर्स हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर द बैड फेस, जो बैड फेस या अनफेवरेबल कंडीशन चलती है एनवायरनमेंट की, उसको टाइड ओवर करने में हेल्प करते हैं स्पोर्स या स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो स्पोरेंजियम में रहते हैं, डोमेंट रहते हैं, फूड एंड शेल्टर मिलता रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो स्प्रेड आउट हो जाता है और अपनी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की कंटिन्यू कर देता है। स्पोर्स कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर, स्पोर्स वाटर से भी स्प्रेड हो सकते हैं, बाय एयर, बाय एनिमल्स, एंड दस इज गुड फॉर द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मोर प्लेसेस। तो आसानी से, क्योंकि लाइट इन वेट होते हैं, आसानी से स्प्रेड होते चले जाते हैं। ओके, सो दैट दीज आर the advantages of reproducing through the spores. Question number 5 is, can you think of the reasons why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? यहाँ पे क्या क्वेश्चन अब आता है आपके पास? क्वेश्चन आता है, can you think of the reasons why more complex organism cannot give rise? तो